न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। आखिरकार ये क्या हो रहा है? मोदी जी के धार्मिक गढ़ में उनका पतन हो रहा है। ये कैसे हो गया कि नरेंद्र मोदी जिस बिसात को बिछाकर बैठे थे वो उनके काम ही नहीं आ रही है। आखिरकार ये कैसे हुआ, इसे समझने की जरूरत है। आज स्पेशल रिपोर्ट में आप इसे समझिए। काशी, अयोध्या और बद्रीनाथ सभी से पत्ता साफ। धार्मिक स्थलों पर बीजेपी की लोकप्रियता लगातार घट रही है और ये कह रहे हैं अभी ताजा परिणाम, चाहे वो लोकसभा के हों या फिर बाय इलेक्शन की आप बात कर लें। जी, आज हम बात करेंगे बीजेपी के गिरते हुए ग्राफ के बारे में, खासकर उन धार्मिक स्थलों पर जहां बीजेपी को कभी अपार समर्थन मिलता था। क्या बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है? आइए जानते हैं ताजा चुनाव परिणामों और आंकड़ों के साथ। बात करते हैं अयोध्या में बीजेपी की हार की। अयोध्या में जो राम जन्मभूमि के कारण हमेशा से बीजेपी के लिए मजबूत गढ़ के तौर पर रहा, वहीं बीजेपी को इस बार के चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को केवल 40% वोट मिले, जबकि 2019 में उन्हें 60% वोट मिले थे। ये 20% की गिरावट दिखाती है कि अयोध्या में बीजेपी की पकड़ अब लगातार कमजोर हो रही है, इतनी ढीली पड़ रही है कि वो उनके काम की नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है वहां के स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी का ध्यान ना होना, जिसकी चर्चा बड़े जोरों से होती रही है। अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा रहा, लेकिन स्थानीय विकास के कार्यों में कमी ने जनता को नाराज कर दिया और जनता पर जिस तरह से बुलडोजर चला वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, इन सब में सुधार नहीं होने की वजह से लोगों ने बीजेपी पर अच्छा खासा गुस्सा अपना निकाला और हाल अब यह हो गया कि बीजेपी को जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। वहीं पर विपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव अयोध्या से जीते हुए अवधेश को अपने साथ लेकर बीजेपी को खुलकर सदन में चिढ़ाते रहे। ये कहा जा सकता है क्योंकि उनको जो तवज्जो दी गई वो सब सांसदों के बनस्पत सबसे ज्यादा थी। आइए बात करते हैं अब हाल ही के बद्रीनाथ उपचुनाव की, जो कि धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र है। जी, बद्रीनाथ, वहां भी बीजेपी का प्रदर्शन अब खराब रहा। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 35% वोट मिले, जबकि 2017 में उन्हें 55% वोट मिले थे। ये 20% की गिरावट बताती है कि बद्रीनाथ में भी बीजेपी अपनी पकड़ खो रही है। अगर बद्रीनाथ और अयोध्या में पकड़ खो रही है तो समझिए क्या हश्र होने वाला है। बद्रीनाथ में धार्मिक पर्यटन सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके साथ ही वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं की कमी ने जनता को खूब नाराज किया है। सड़कें खराब हैं, पानी की समस्या है और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी है। इन समस्याओं को हल करने में बीजेपी फेल हो गई है, जिससे जनता का विश्वास कम हो रहा है। यहां पर बीजेपी को अच्छी खासी मंथन की जरूरत है। आइए बात करते हैं काशी की। काशी में बीजेपी की क्या स्थिति है? काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि गंगा मां ने उन्हें वहां बुलाया है, वो उनका संसदीय क्षेत्र है। वहां भी बीजेपी की स्थिति अब लगातार कमजोर हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 45% वोट मिले, जबकि 2019 में ये प्रतिशत 65% था। ये 20% की गिरावट भी यहां पर है, जो कि बीजेपी की घटती लोकप्रियता की प्रतीक बन रही है। 20% की गिरावट काशी, अयोध्या और बद्रीनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद काशी में स्थानीय मुद्दों का समाधान नहीं हुआ। बड़ी चिंता की बात है ये। घाटों की सफाई नहीं हुई, विकास के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में इन योजनाओं का कोई असर नहीं दिखाई देता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी बेहतर नहीं हो पाई, जिससे जनता का अब मोह भंग हो गया है। बीजेपी के गिरते ग्राफ की ये वजह हो सकती है। आइए इस पर भी बात करते हैं। इन धार्मिक स्थलों पर बीजेपी के गिरते ग्राफ के पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं देना।
धार्मिक स्थलों पर विकास कार्यों और सुविधाओं की कमी ने जनता को अच्छा खासा नाराज किया है। उससे वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन उसके लिए काम नहीं किया जाता। विपक्षी दलों का मजबूत प्रदर्शन। विपक्षी दलों ने इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की है पिछले वक्त में, और स्थानीय मुद्दों को विपक्षी होने के कारण खूब खुल के उठाया है। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से जनता की नाराजगी। धार्मिक मुद्दों पर जोर देने के बावजूद स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। बीजेपी के खिलाफ ये मुद्दा खुलकर गया है। बात सिर्फ भगवान के नाम की नहीं है, यहाँ काम की भी बात है। भविष्य में अब क्या संभावनाएं हो सकती हैं, जरा उस पर भी विचार कर लीजिए। बीजेपी के लिए ये समय चिंतन और आत्म मंथन का हो गया है। यदि पार्टी को धार्मिक स्थलों पर अपनी पकड़ वापस बनानी है तो उसे जमीनी स्तर पर खूब काम करना पड़ेगा। स्थानीय समस्याओं का समाधान और विकास कार्यों पर ध्यान देना होगा। धार्मिक ध्रुवीकरण से ऊपर उठकर सभी समुदायों के लिए काम भी करना होगा। इस तरह की तस्वीर ये सामने निकल कर आती है। आप सिर्फ धर्म के नाम पर वोट नहीं ले सकते, आपको वहां काम भी करना होगा। आपने जो योजनाएं बताई हैं, जो जनता को कहा, तो उसके आधार पर आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि इस वक्त जिस तरह से लगातार जितने भी बीजेपी नेताओं ने अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में तमाम चीजें बोली हैं, उसको करके नहीं दिखाया है। इस बात को जनता बखूबी समझती है। आप उसे इस तरह से घुमा नहीं सकते। आपको उसे बताना पड़ेगा कि मैंने आपके लिए क्या किया है। इसलिए जनता, जिसे अभी तक कई तरह से बरगलाया जा रहा था धर्म के नाम पर, अब वो और ज़्यादा बात नहीं मानने वाली है। क्योंकि जब आप अयोध्या में 10-10 जगह पर बारिश होते के साथ गड्ढे देखते हैं, मंदिर टपकने लगता है, इसी तरह से और बाकी जगह की स्थिति है, ये तस्वीरें जनता भूल नहीं सकती है, क्योंकि जनता इसमें जीती है। और अगर आपने जनता के रोज़ाना जीने वाले इस पूरे समीकरण को नहीं समझा, उनकी मदद नहीं की, उनका साथ नहीं दिया, तो वो आपको जवाब देगी। ये 20% की गिरावट काशी में, बद्रीनाथ में, अयोध्या में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग स्टेज है। कुल मिलाकर के यहाँ पर काम करके दिखाना होगा, ये तस्वीर दिखाई देती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और जानकारी जो ये बताते हैं कि बीजेपी का ग्राफ धार्मिक स्थलों पर क्यों और कैसे गिर रहा है। क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? हालांकि दिख रही है कि खतरे की घंटी है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपके साथ, आपकी राय के साथ हम अपने अगले कार्यक्रम में कुछ और ख़ास मुद्दे ऐसे ही आंकड़ों के साथ लेकर आएंगे। हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा के लिए एक ही स्वजातीय को टिकट दे दिया गया। ये काम नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के लोगों ने बड़ी साजिश के तहत अत्यंत पिछड़ी जाति को सीट को हराने का काम किया। ये जदयू के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सभी लोग प्रचार के लिए चले गए थे। सब नरेंद्र मोदी को छोड़ के सीएम, डिप्टी सीएम, केंद्रीय सभी मिनिस्टर, कार्यकारी अध्यक्ष, बीजेपी का जो हार्डकोर वोटर था, एक भी वोट जदयू को नहीं दिया। 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने जदयू को नहीं दिया। पहले भी जब चिराग जी लड़े थे तो जदयू को बीजेपी का वोट नहीं मिला था, आरजेडी को भी वो वोट नहीं मिलता। यह दोनों आदमी से मैं जानना चाहूंगा कि पूरे देश में इंडिया की गठबंधन की जीत हुई। लोकसभा में भी बीजेपी हारी,
हिमाचल से लेकर के सब जगह बीजेपी हारी। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में हम लोग बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे। झारखंड में दोबारा हम लोग आएंगे। निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था, उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं, उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। कदर भी न इतरा के चलिए। अब 1 महीना हो गया, लोगों ने देखा रवैया में कोई फर्क नहीं है, अभी भी वही ऐंठ, वही घमंड, वही अहंकार। फिर से एक संदेश दिया। उत्तराखंड में हम दोनों सीटें जीत गए, बद्रीनाथ की भी और मंगलोर की भी। हिमाचल में एक थोपा हुआ चुनाव, निर्दलीय 3 विधायकों से इस्तीफा लिया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और जनता का पैसा एक थोपे हुए चुनाव पर बर्बाद करवाया गया। आप लोग उसको ऑपरेशन लोटस कहते हो, मैं उसको ऑपरेशन कीचड़ कहता हूं। ऑपरेशन वोटर्स सबसे बड़ा होता है, सबसे मजबूत जवाब देता है। हिमाचल में देहरा विधानसभा क्षेत्र में, नालागढ़ में हमें जीत हासिल हुई। हमीरपुर हम हारे हैं, लेकिन ये तीनों सीटें ऐसी हैं जिसमें असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट्स जीते थे, कांग्रेस नहीं जीती थी। इस बार कांग्रेस ने 3 में से 2 जीत ली हैं। और अगर आप कुल मिलाकर 13 की 13 सीटों का आकलन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 मिली। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है। जनता देख रही है। इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वोटर्स का हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देते हैं उन्हें कि उन्होंने सबक सिखाया उन लोगों को जो षड्यंत्र कर रहे थे संविधान को कमजोर करने का, संविधान को बदलने का, और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का जो षड्यंत्र रच रहे थे, उनको एक करारा जवाब आज जनता ने दिया है। सबसे पहले उनका धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के पीसीसी प्रेसिडेंट करण महाराज जी, यशपाल आर्य जी सीएलपी लीडर, कुमारी शैलजा जी जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तराखंड की, और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, तमाम स्थानीय नेता, तमाम हमारे बेशकीमती वर्कर्स, उन सब की मेहनत से हमें ये दोनों सीटें मिली। हिमाचल में पीसीसी प्रेसिडेंट प्रतिभा जी, हमारे सीएलपी लीडर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हमारे प्रभारी महासचिव श्री राजीव शुक्ला जी और तमाम एआईसीसी के पदाधिकारी, वहाँ के स्थानीय नेता, हमारे वर्कर्स, उन सब ने मेहनत की, जी जोर से मेहनत की और ये नतीजा आपके सामने है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लोग ठुकरा रहे हैं, लोग उसको अस्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि उस राजनीति में जवाबदेही का स्थान नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान नहीं है और लोगों के हकों और लोगों के सवालों का जवाब देने की ये अपनी
ये जरूरी नहीं समझते प्रधानमंत्री जी, आवश्यक नहीं समझते। वो घमंड वो आपको इनकी राजनीति में दिखता है। मंगलौर का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, खास तौर पे चुनाव के दिन वहां किस तरह का प्रयोग करने की कोशिश की वो आपके सामने है। कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोकने की पूरी कुचेष्टा की गई, उनका हक है वोट देना, वो उनको रोका गया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे थे, अरे मंगलौर तो मुस्लिम बाहुल इलाका है, कांग्रेस को जीतना ही था। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बद्रीनाथ 97.68% हिंदू है ना। बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात है किस तरह की राजनीति आप इस देश पर थोपना चाहते हैं। वो ये देश स्वीकार नहीं करेगा। अयोध्या में जो हुआ आपने देखा, नासिक, रामेश्वरम, रामटेक, बद्रीनाथ, ऐसे तमाम ऐसे कई और मैं उदाहरण दे सकता हूं जहां इन्होंने एक तरह से ऐसी राजनीति करने की कोशिश की जिसमें लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई कोई बात का स्थान नहीं था। उन मुद्दों को वो सामने नहीं आने देना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ाकर, विवाद पैदा करके राजनीति करना चाहते थे। उसका आज एक बहुत करारा जवाब लोगों ने दिया है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार हम सबको कहते आए हैं कि आराम नहीं करना है, अभी तो शुरुआत है। आने वाले जितने भी 4 असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, राज्यों के विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम पूरे वर्कर्स, हमारे तमाम ऑफिस बेरर्स पूरी मजबूती से काम पर लग गए हैं। एक दिन का भी हम लोग आराम नहीं करेंगे। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, हम उसी विनम्रता से अपने काम पे लग गए हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि जिस विचारधारा को लेकर हमने पिछले कई सालों से संघर्ष किया है, उस विचारधारा को कमजोर नहीं होने देंगे और किसी को कमजोर करने भी नहीं देंगे। आपके साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।